स्लेटर्स रूल की जरूरत क्यों पड़ी? स्लेटर रूल was given by J.C. Slater. And this is set of rules, set of informations जो कंडीशनल है, कब कौन सी लगेगी, पर जरूरत क्यों पड़ी? स्लेटर ने ऑब्जर्व किया कि क्या है, जब न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से धक्का मुक्की करते रहते हैं, दे आर रिपेलिंग विद ईच अदर। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वालों के साथ भी रिपेल कर रहे हैं, अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उनके साथ भी रिपेल कर रहे हैं, सो देयर इज रिपल्शन। बट एट द सेम टाइम्स एक वहां पॉजिटिव सेंटर भी है जिसके साथ वो अट्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इट मीन्स साइमल्टेनियसली दे आर टू फोर्सेस, वन इज द अट्रैक्टिव फोर्स विद द न्यूक्लियस of the electron and the other forces are the repulsive forces with the electrons. इसका मतलब हुआ ओवरऑल अगर हम देखें तो यहां अट्रैक्टिव फोर्सेस भी हैं, रिपल्सिव फोर्सेस भी हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस रिपल्सिव के ऊपर कितना डोमिनेट कर सकती हैं, वो उस न्यूक्लियस की उन इलेक्ट्रॉन्स के साथ इफेक्टिव अट्रैक्शन हुई। इसलिए अगर हम थ्योरेटिकली सोचें तो Z इफेक्ट विच इज इफेक्टिव अट्रैक्शन, आई शुड से दैट शुड बी इक्वल टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, यस और नो? अट्रैक्टिव फोर्सेस, कौन सी अट्रैक्टिव फोर्सेस? Between electron and nucleus, minus repulsive forces कहाँ? Between electron and electrons. अब ये अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट करेगी या रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेगी? जितनी अट्रैक्टिव रिपल्सिव से ज्यादा होगी उतना Z इफेक्ट मींस इफेक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब रिपल्शन को खत्म करने के बाद जो अट्रैक्टिव फोर्सेस बचेंगी। अगर हम देखें तो उस न्यूक्लियस की सराउंडिंग में S है, P है, D है और F है, और अगर हम उन SPDF की बात करें, S न्यूक्लियस के बहुत नजदीक है, फिर P है, फिर D है और फिर F है। ये क्लियर है कि जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके लिए अंदर के शेल के इलेक्ट्रॉन शील्ड की तरह काम करते हैं, स्क्रीन की तरह काम करते हैं, जिसको हम स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसलिए अगर Z इफेक्ट हमें निकालना हो उस टर्म में तो हम लिखने वाले हैं कि Z इफेक्ट इज एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज। वो कितना है भाई? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज इज Z माइनस रिपल्सिव फोर्सेस। किस वजह से है? स्क्रीनिंग। इसको हटा दो, वही फॉर्मूला आ गया। अट्रैक्टिव फोर्स किस वजह से है? जो प्रोटॉन के साथ फोर्स है। Am I right? It means the effective nuclear charge is nuclear charge minus screening constant.
अब होता यूं है कि जितने भी आगे के सबशेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से शील्ड करते हैं, स्क्रीन करते हैं। सबसे इफेक्टिव स्क्रीन वो बनाएगा जो न्यूक्लियस के नजदीक होगा, जिसकी पेनिट्रेशन ज्यादा है, और उसके बाद धीरे धीरे पेनिट्रेशन जैसे घटती रहेगी तो शील्डिंग भी पुअर होती रहती है। इसका मतलब हुआ यही वो शील्डिंग है जिसकी वजह से आगे जाके हम पढ़ेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। यही वो शील्डिंग का फर्क है जिसकी वजह से आगे हम पढ़ेंगे लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसी फर्क की वजह से हम आगे पढ़ेंगे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। क्लियर होगी बात? अब होता यूं है कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन होगा, बाहर का मतलब मैं कह रहा हूं कि n सबसे बाहर का, उसके लिए अंदर वाले शील्ड या स्क्रीन तैयार करते हैं। जो उसके इमीडिएटली आगे होगा वो उसको कम शील्ड करता है, कम स्क्रीन बनाता है, और जो उससे बहुत आगे हैं, न्यूक्लियस के बिल्कुल नजदीक हैं, वो उससे बाहर सबके लिए एक इफेक्टिव स्क्रीन या शील्ड बनाते हैं। क्लियर हो गया? इसलिए जो n है, जो सबसे बाहर का है, सपोज करो कि हम सारे रोज में स्टूडेंट्स को खड़े कर देते हैं और जो भाई लास्ट में बैठा है हम कहते हैं कि उसके लिए Z इफेक्ट निकालो, मतलब ये निकालो कि उसकी इस बोर्ड के साथ इफेक्टिव अट्रैक्शन कितनी है। उसकी, सुना? इस बात को ढंग से सुनिए। जिसके लिए आप Z इफेक्ट निकाल रहे हो उसको नहीं लेना है। दैट इज कॉल्ड टेस्ट इलेक्ट्रॉन। सो स्लेटर रूल की पहली बात, you will calculate Z effect excluding the test electron। क्लियर हो गया? का मतलब हुआ उससे आगे वाले जितने भी हैं उसके लिए शील्ड बना रहे हैं। ठीक है? अगर मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट निकालता हूं तो मैं उस इलेक्ट्रॉन को नहीं लूंगा जिसके लिए मैं निकाल रहा हूं, उसी के लिए तो निकाल रहा हूं, वो अपने लिए थोड़ी ना स्क्रीनिंग या शील्डिंग करेगा। इट मीन्स द फर्स्ट थिंग इज वी शुड टेक ऑल इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज कॉल्ड टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहां है वो उसे हमें बताना होगा। अगर आप सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो, आप लिख रहे हो कि उसने कहा सोडियम का Z इफेक्ट निकालें, सिर्फ इतना कहा, इसका मतलब वो बोल रहा है कि जो सोडियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके लिए Z इफेक्ट निकालें। पर वो ये भी कह सकता है कि आप सोडियम के 2p6 इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्ट निकालें। वो बोल सकता है कि आप सोडियम के 2p के लिए Z इफेक्ट निकालें। 2p के लिए Z इफेक्ट का मतलब हुआ उस 2p का लास्ट इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया? तो सबसे पहली बात यह होगी कि हम ये आइडेंटिफाई क्वेश्चन में ये देखेंगे कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना किसका है। जहां तक Z की बात है आपको कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Z तो एटॉमिक नंबर है। क्लियर हो गया? इसका मतलब आपको सिग्मा निकालना है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। स्क्रीनिंग कांस्टेंट कांस्टेंट है पर हर जगह नहीं, किसी पर्टिकुलर जगह वो कांस्टेंट है। जैसे आप सामने अगर स्लेटर के अकॉर्डिंग टेबल देखो तो उस टेबल में साफ लिखा हुआ है, मैंने कहा कि सेट ऑफ रूल्स हैं, कोई एक रूल नहीं है। एक रूल आपने बोल दिया कि हम लास्ट इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे क्योंकि वो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, उसी के लिए हम शील्डिंग देख रहे हैं। क्लियर हो गया? जो
किसी, अगर मैं कहूं कि इस रूम के थर्ड शेल के फलाना सब शेल के लिए जेड इफेक्ट निकालें, का मतलब हुआ उसके बाद वालों का कोई काम नहीं है। क्या जो फोर्थ रो में बैठा है वो थर्ड के लिए शील्डिंग प्रोड्यूस कर रहा है? इसका मतलब जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगले रूल की तरफ आ रहा हूं, जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो जिसका जेड इफेक्ट निकालना है उसके जो लेफ्ट साइड में लिखे होंगे वो मैटर करेंगे, जो उसके राइट साइड में है वो तो उसको स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट शो ही नहीं कर सकते। क्यों? वो तो उससे बाहर है। इज इट ओके और नॉट? अब जब कोई एस या पी में होगा, रूल नंबर नेक्स्ट, रूल पहला, विल टेक ऑल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट द टेस्ट इलेक्ट्रॉन। दूसरा हमने कहा कि जो उस कॉन्फ़िगरेशन के लेफ्ट में का मतलब हुआ कि जो उससे आगे वाले हैं, क्योंकि आपने अफवाह ने कहा था द इलेक्ट्रॉन शुड बी फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, तो आप लेफ्ट से राइट क्या करते हो? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी का मतलब क्या हुआ कि जो राइट वाले वो पीछे हैं और जो लेफ्ट वाले वो आगे हैं। तो अगर आप आगे के लिए जेड इफेक्ट निकाल रहे हो तो पीछे वालों का क्या काम है? वो थोड़ी ना आपको शील्डिंग प्रोड्यूस कर रहे हैं। उससे अगला रूल कहता है कि अगर आप एस या पी के लिए जेड इफेक्ट निकाल रहे हैं, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, अभी जब हम अप्लाई करेंगे उनके आपने पेयर बना लेने, पेयर ऑन द बेसिस ऑफ देयर एन वैल्यूज। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है कि n है या n-1 है या n-2 है या n-3 है। n मतलब सबसे बाहर वाला, जो रेफरेंस है जिसको निकालना है वो है n। वो बाहर वाला मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुझे कहा कि सोडियम का जेड इफेक्ट निकालें, तो ऑब्वियस है, कुछ नहीं बोला कि किसके लिए निकालें, तो मैं लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा। मुझे कहा गया कि आप 3s के लिए निकालें, तो मैं 3s के लिए लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए निकालूंगा। समझ में आ गई बात? वो कहता है कि अगर s और p में टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, मतलब आपसे पूछा गया कि आप s के लिए z इफेक्ट निकालें, आपसे पूछा गया कि आप p के लिए z इफेक्ट निकालें, इसका मतलब ओबियस है कि टेस्ट इलेक्ट्रॉन कहां है, s में या p में है। तो कहता उस n के लिए, n मतलब जो बाहर, सबसे बाहर, एक तो आपने टेस्ट इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, वो जो सबशेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके n के बेसिस पर उसको डिस्टिंग्विश करना है कि उस, अगर वो 3 है तो वहां 3 कितने हैं, वो हो गए सारे n। वो अभी हम पेयर बनाएंगे उनके, उसके जो अंदर है वो हो गए n-1 और उसके अंदर जो है वो हो गए n-2 और जो उसके अंदर है वो n-3 n-4, जिनकी बात सामने नहीं हुई है। और अभी मैं ये भी कह दूंगा कि आपको n-2 के बाद बात करने की जरूरत है भी नहीं। जब कोई s या p में से निकाला जाएगा तो जिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन जहां है वो हो गया n, उसके लिए पर इलेक्ट्रॉन सिग्मा की वैल्यू आप लोगे 0.35। सुन लिया? जो अंदर वाला शेल उसके इमीडिएटली अंदर होगा वो उसको शील्ड बना रहा होगा, पर उतना इफेक्टिव नहीं जितने उससे अंदर वाले बना रहे होंगे, और उससे अंदर वाले उसको एक जैसे ही दिख रहे हैं सब। ये नहीं दिख रहा है कि मुझे थर्ड रो वाला ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या सेकंड वाला ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, का मतलब हुआ मुझे अपने से आगे वाले का पता है, वहां तक तो मुझे कुछ दिख भी रहा है, पर जो उससे आगे वाले हैं वो तो उनकी वजह से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। और ऐसा नहीं कि एक रो या 2 रो वालों को बोलूं, सब की वजह से, का मतलब हुआ जो n-1 होगा मेरे इमीडिएटली जो आगे वाला होगा, दैट विल प्रोड्यूस स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ 0.85 पर इलेक्ट्रॉन।
सुन लिया। अब वो तो हो गया n-1, जो n-2, n-3, n-4 सब they all will produce uniform screening constant of 1। इसलिए मैं कह रहा था कि आप n-1 के बाद n-2 तक जाओ और उसके बाद आगे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि n-2 है, चाहे n-3 है, चाहे n-4 है, they will have one value for screening constant sigma। Is it okay? इससे पहले कि हम डी या एफ की तरफ चलें, इसी को अप्लाई कर लेते हैं। लेट अस फाइंड आउट Z इफेक्ट फॉर सोडियम। लेट अस फाइंड आउट। यहां देखिए जो मैं आपको कह रहा था, ये n है जिस शेल की आप बात कर रहे हो, ये n-1 है उससे इमीडिएट अंदर, ये n-2 है और ये n-3 है, n-2 भी 1 है, n-3 भी 1 ही है, सारे 1 है। इसका मतलब अंदर वाले यूनिफॉर्मली उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब हमें बोला गया कि आप सोडियम के लिए निकालें। अब हम अप्लाई कर रहे हैं इस रूल को। आपने बेटा उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख दी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। जब आपने ऐसा कर दिया तो अब आप इनकी ग्रुपिंग कर दो। ठीक है, ग्रुपिंग मतलब ये है n, समझ रहे हो? ये n है और n 3 है, तो n-1 कितना हो गया? 2। अरे समझ रहे हो बात? का मतलब एक ग्रुप बन गया ये, ठीक, एक ग्रुप बन गया ये। अगर वो n है तो ये कितना हो गया? n-1, तो ये कितना हो गया? लग गया पता ग्रुपिंग कैसे करनी है बेटा? सो आप लिखोगे ये n है, ये n-1 है और ये है n। ठीक हो गया? n-2 सॉरी। अब आपने क्या कहा कि भाई क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ है? s में है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। तो आपने अभी अभी कहा कि उसके लिए हम 0.35 पर इलेक्ट्रॉन वैल्यू लेंगे। वन माइनस द टेस्ट इलेक्ट्रॉन। 1 के लिए आप 3s1 के लिए निकाल रहे हो, तो उसकी लाइन में तो कोई नहीं है ना जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैंने क्या लिख दिया? 0.35 इंटू 0 प्लस कहा गया कि जो S और P वाले हैं उसके अंदर n-1 विल कंट्रीब्यूट 0.85 पर इलेक्ट्रॉन, का मतलब हुआ 0.85 इंटू 8। कोई कंफ्यूजन? प्लस n-2 हो या n-3 हो, they will all contribute 1. It means I should say it is 1 into 2, and this is what is sigma. Find out beta value कितनी आई? So this sigma is screening constant and this value is coming out to be 8.8. अब इसकी वैल्यू अगर 8.8 आ रही है तो हमारे पास सोडियम के लिए Z इफेक्ट is what? Z effect for sodium will be, Z is how much? 11 minus 8.8. The answer is 2.2. Yes, no? अब नाइट्रोजन की बात करें, निकालिए जी Z इफेक्ट फॉर नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन के लिए हमने निकाला इट इज 1s2 2s2 yes no 2p3. It means this is n, yes no, this is n minus 1. क्लियर हो गया बेटा? और कहां से निकाल रहे हो? P से. सो सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू कितना? 0.85 प्लस 4 इंटू 0. टेस्ट इलेक्ट्रॉन. एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन हटा दिया आपने. सो सिग्मा इज इक्वल टू कितना आया? 3.1. If sigma is 3.1, what will be Z effect? Z effect is 3.9. अब आप नाइट्रोजन पे थे. हम इन सब के लिए निकालते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन. लिथियम इज 1s2 2s1. So I should say sigma will be, this is what? N minus 1. This is what? N. Should I say it is 2 into 0.85 plus 0 into 0.35? So the answer will be 1.70. So Z effect is 3 minus 1.7 is 1.3. तो मैंने यहां लिख दी वैल्यू 1.3. ठीक हो गया? चलिए जी बेरिलियम की बात करें. बेरिलियम इज 1s2 2s2 which is equal to, this is what? N. This is N minus 1. So N minus 1 is 2 into 0.85 plus 1 into 0.35. So Z effect will be, beryllium is atomic number 4 minus 2.05. So the answer is 1.95. क्लियर हो गया? सो मैंने यहां लिख दिया 1.95. टेक आउट द बोरोन. बोरॉन इज बेटा 1s2 2s2 2p1 and this is N. This is N minus 1. So it is 0.85 into 2. Yes, no? Plus 2 into 0.35. आप ये ना समझें कि मैं क्यों एक एक कम करता जा रहा हूं हर बार. मैंने आपको बता दिया that I am excluding the test electron. तो अभी हम पहला रूल कर रहे हैं. So from here
Z इफेक्ट क्या आ गया बेटा? Z इफेक्ट इज 5 minus 2.4, so the answer is 2.6. so boron is 2.60. चलिए कार्बन, शाबाश शाबाश. कार्बन is 1s2, 2s2 and 2p2. अगर हम इसमें देखें, सिग्मा इज, कर लिया डिस्टिंग्विश आपने, दिस इज n, दिस इज n minus 1, so it is 2 into 0.85 plus 3 into 0.35, so the value of sigma is 1.70 plus 1.05, so the answer is 2.75. सभी को आ गया? It means Z effect is how much? Z effect is 6 minus 2 point, so the answer is 3.25. So I am putting this value over here, 3.25. नाइट्रोजन अभी अभी निकाला बेटा, 3.9. ऑक्सीजन निकालो, ऑक्सीजन निकाला 4.5. पक्का? आप इधर ध्यान दें, 1.3 and 1.95. How much is the difference? समझ में आया? Here what is the difference? 0.65. What is the difference over here? लिखिए यहां, as we move from lithium to beryllium to boron to carbon to nitrogen, the difference is, the increase in Z effect is, the increase in Z effect is 0.65. Yes or no? So let us find out Z effect for lithium. Z effect is 1.3. सोडियम हमने निकाला, Z effect is 2.2. निकालिए पोटाशियम के लिए. पोटाशियम is 19. क्या कैलकुलेट? This is coming out to be 2.2. Do it for rubidium. This will be, और ये जो है ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं. सो हम लिख दें, डाउन द ग्रुप Z effect remain constant. Is it okay? ये हो गया बेटा रूल. ये हो गया किसके लिए हमने अप्लाई किया? S या P के लिए.
किसी कोई कंफ्यूजन? नाउ लेट अस मूव फर्दर टू द सेम, बट नाउ इफ इट इज, इससे पहले हम एक छोटा सा कर देते हैं, हीलियम. Helium is the one with only first shell. So there the screening constant is 0.3 per electron. तो अगर मुझे हीलियम का Z इफेक्ट निकालना है, so this Z effect will be equal to 2 minus 0.30. समझ रहे हो बेटा? So for helium this is exceptional case, that in case of 1s we will take 0.30 per electron. Is it okay up to here? अब आप थोड़ा सा ध्यान दें और इधर देखिए, D and F ब्लॉक. मुझे कहा गया कि स्कैंडियम के लिए Z इफेक्ट निकालें. अब स्कैंडियम D ब्लॉक एलिमेंट है. मुझे उसने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आप D के इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्ट निकालें. मैंने कहा कि जब आपको ये नहीं बोला कि किसके लिए निकालना है, तो आप जो सबसे बाहर है उसके लिए निकालोगे. और हमने कुछ लिखा था कि ठीक है 4s की फिलिंग आप पहले कर रहे हो, पर 3D आ तो पहले गया था ना. पर बोहर बरी ने कहा हम तो n+l लगाएंगे. इसका मतलब 3D अंदर है और 4s बाहर है. तो जब आपको पर्टिकुलरली D के इलेक्ट्रॉन या F के इलेक्ट्रॉन के लिए Z इफेक्ट निकालना होगा, तो आप उनको D को अलग कैटेगराइज करोगे. D के साथ बाकी नहीं रखने. D के साथ बाकी तब रखने हैं अगर आप D के लिए नहीं निकाल रहे हो. मैं भी अप्लाई करूंगा तो बताऊंगा. इसका मतलब हुआ कि जब मुझे D और F ब्लॉक के लिए निकालना होगा तो सिर्फ 1 माइनस द टेस्ट इलेक्ट्रॉन 0.35 होगा. बाकी अंदर के सब कोई भी 0.85 नहीं होगा. अंदर के सब 1 होंगे. जैसे हमें पूछा गया कि आप जो है वैनेडियम के लिए Z इफेक्ट निकालें. स्क्रीनिंग कांस्टेंट एंड Z इफेक्ट फॉर वैनेडियम. वैनेडियम इज एटॉमिक नंबर 23. हमने उसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली बेटा. लिख ली कि नहीं लिखी? कॉन्फ़िगरेशन जब लिखी तो हमने उनकी ग्रुपिंग कर दी. ग्रुपिंग जिसमें मैंने 3D को अलग रखा, क्योंकि उसने क्या पूछा है? कुछ नहीं पूछा है. उसने पूछा है कि वैनेडियम का आप Z इफेक्ट निकालें. हम उससे पूछने वाले हैं कि भाई 4s के लिए निकालें या 3D इलेक्ट्रॉन के लिए निकालें. सुन लिया? अगर वो कहता है कि आप वैनेडियम के लिए निकालो, का मतलब वो कहता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ना उसके लिए निकालो. अब अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है तो ये कौन है जी? N. मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? 4s की. 4s इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं. क्या D और F वाला रूल लगेगा? नहीं तो. मैं तो S की बात कर रहा हूं. अगर S की बात कर रहा हूं तो ये N है और ये सब n-1 है. और इससे पीछे कोई n-2 है कोई, मैं ज्यादा परवाह नहीं करता क्योंकि उन सब की वैल्यू 1 है. इसलिए यहां से मेरे पास बेटा स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी. कितनी? ये वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस द टेस्ट इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 2. तो 1 घटा दो ना.
0.35 इंटू 1 प्लस अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 6 8 और 3 11। ये सब कहां है? n-1 में। सो इट इज 0.85। और बाकी कहां है? बाकी सब n-2 n-3। वो कितने हैं? 8 और 2 10 इंटू 1। क्लियर हो गया या नहीं? देखो कितना आया, शाबाश। सो दिस सिग्मा इज कमिंग आउट टू बी, बोलो जी, 19.7। बेटा एग्जैक्ट निकालना है, इसकी कैलकुलेशन एग्जैक्ट होनी चाहिए। तो ये बताओ कि Z इफेक्ट कितना हुआ? कितना एटॉमिक नंबर है वेनेडियम का? 23 माइनस 19.7 इज इक्वल टू 3.30। बोलो बेटा किसका नहीं आया? ठीक हो गया। अब निकालो 3D के लिए। आप थोड़ा ध्यान देना आपने। अब क्योंकि 3D है, अब मैं ऐसा नहीं करने वाला। क्या 3D के लिए 4s प्रॉब्लम कर सकता है? मैंने कहा लेफ्ट साइड में जो है उनको लेना है। इसका मतलब क्या हुआ? यहां तो हमने लगा दिया क्रॉस, भाई इसका कोई काम नहीं है। और अब कहां से निकाल रहे हो आप इलेक्ट्रॉन? इसका मतलब है ये तो n हो जाएगा और ये सब n-1 की कैटेगरी में आएंगे। अब क्योंकि आप कहां से निकाल रहे हो? D से निकाल रहे हो। आपने अभी कहा when the electron is there in a D or F, then it will be 0.35 per electron in the test subshell, excluding the test electron, plus the inner all will produce 1. It means I should say for 3D sigma will be equal to 3D में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 3। तो 1 माइनस द टेस्ट कितना आ गया? 0.35 इंटू 2 प्लस इसके अंदर कितने हो गए? 8 और 8 16 और 2 18 इंटू 1। इज इट ओके? इट मीन्स दिस सिग्मा, हालांकि जो ये वैल्यूज हम निकालते हैं ये और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में नीचे ऊपर फर्क रहता है, but this is the method given by Slater. So how much we are getting over here is 18.70. So what will be Z effect? This will be 23 minus 18.7. This is coming out to be 4.3। कौन से इलेक्ट्रॉन? D इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो यहां वैल्यू कितनी आ रही है? 4.3। यहां वैल्यू कितनी है? जिसका Z इफेक्ट ज्यादा, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना ज्यादा मुश्किल। इसलिए आप इलेक्ट्रॉन S से पहले निकालते हो। बिकॉज फॉर S इलेक्ट्रॉन Z इफेक्ट इज 3.3। फॉर D द Z इफेक्ट इज 4.3। इसलिए जब भी आपने बोहर मैग्नेट ऑन किया तो आयन के लिए पहले इलेक्ट्रॉन S से निकाले। क्लियर हो गया या नहीं? अब आप निकालिए Z इफेक्ट फॉर क्रोमियम। क्रोमियम में
हमें पता है द कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट 3d4 4s2 बट इट इज 3d5 4s1. So if you want to find it out for 4s, it will be n. Yes, no? It will be beta n minus 1. It will be n minus 2, n minus 3 and so on. समझ में आ रही बेटा बात? It means for 4s, sigma will be 0 into 0.35 plus, yes, 13 into 0.85 plus 10 into 1. यह आ गया आपका, कितना आया? 10 प्लस ये कितना आ गया बेटा? 11 point is equal to 21.05. So what will be Z effect is कितना atomic number है बेटा? 24 minus 21.05. So the answer is 2.95. Next आप करें, when it is to be removed from 3D. 3D is 4 into 0.35 प्लस 8 8 16 और 2 18, 18 इंटू 1, $19.4. So what is Z effect? 4 point. कुछ और भी कंपैरिजन किया बेटा? 2.95 4.6. इसलिए क्रोमियम से अगर इलेक्ट्रॉन पहला जाएगा तो एस से जाएगा. ठीक हो गया? नाउ मैं इसी के अंदर क्वेश्चनियर डाल दूंगा, उनके Z इफेक्ट आपने करके लाने हैं. बिल्कुल F में भी आप ऐसा ही करोगे जो F है, क्योंकि अगर आप देखें तो F पर्टिकुलरली जब पूछा जाएगा, अगर मुझे पूछा जाए कि 19th इलेक्ट्रॉन ऑफ क्रोमियम, इट मीन्स ही इज आस्किंग अबाउट द आउटर मोस्ट S, क्योंकि 19 तो वहां गया था. तो मैं कह रहा हूं कि जब आपको ये बोला जाएगा कि D के लिए निकालो, F के लिए निकालो, तब आप स्लेटर रूल का ये पार्ट लगाओगे. हर जगह आप इस पार्ट को नहीं लगाओगे. ठीक हो गया? सो